हेलो, मैं डॉक्टर वैशाली जामरे हूँ। मैं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। आज के इस स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ है शिल्पी खन्ना। शिल्पी को मैं एक ब्रेस्ट कैंसर चैंपियन की तरफ से तो जानती ही हूँ, लेकिन इन एडिशन टू दैट शी इज़ एन अकम्प्लिश्ड कॉर्पोरेट ट्रेनर, अ मोटिवेशनल स्पीकर and the author of this wonderful book which I recommend to all of you. So let us begin, Shilpi. Right. So आज हम शिल्पी के साथ कुछ डिस्कस करने वाले हैं about her breast cancer journey. So शिल्पी, आपको ब्रेस्ट कैंसर का जब डायग्नोसिस हुआ था तो सबसे पहले आपको क्या महसूस हुआ और आपको कैसे पता चला कि अभी आपको जाना चाहिए हॉस्पिटल में? सबसे पहले तो मुझे गलती से पता चला कि एक लंप है, क्योंकि बहुत सारी औरतों की तरह मैंने भी सोचा था कि मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड ये सब बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होगा तो क्यों जाके करवाऊं, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और थैंक गॉड कि गलती से मेरे ना बात करते करते हाथ लग गया था एंड मुझे वो लंप फील हुआ। एंड वो लंप फील होने के बाद मुझे लगा कि वो लंप गायब हो जाएगा, कि कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, तो गायब हो जाएगा लंप। पर लंप तो गायब हुआ ही नहीं। तो फाइनली सब फैमिली और सब ने बोला कि आप जाके उसको चेक करवाओ। फिर रिलक्टेंटली, और मुझे तब भी नहीं करवाना था, तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। सो आफ्टर शोइंग 2 गायनेकोलॉजिस्ट्स, उन्होंने बोला बायोप्सी करवाने के लिए। बायोप्सी करवाने के बाद जब मुझे पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर है, मुझे उस वक्त तो ये भी नहीं पता था कि कार्सिनोमा होता क्या है। जब वो कागज़ में लिख के आया, रिपोर्ट में लिख के आया, फिर जाके मुझे पता चला कि एक ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना है। फिर मैं डॉक्टर वैशाली के पास आ पहुँची और उसके बाद मेरा एक्चुअल जर्नी शुरू हुआ। तो मुझे, जैसे आपने बोला कि आपको लगा कि ये गायब हो जाएगा, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं या जो साइंस होते हैं जिसको हर महिला को मालूम होना चाहिए, उसके बारे में आपने पढ़ा तो होगा पहले कभी? तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये तो पता होता है कि ऐसे लंप होता है, ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये होता है, पर जब एक्चुअली में पता चलता है या खुद महसूस होता है, क्योंकि अगेन मैं गई नहीं थी वो चेकअप करवाने के लिए या स्कैनिंग के लिए, और वो अपने आप मिला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दूसरी औरतों से बात करते हैं, है ना, कॉल करके कि मेरे साथ ऐसे हुआ है। तो यू विल नॉट बिलीव 90% फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनसे मैंने बात किया, उन्होंने बोला कि मुझे भी कोई लंप था एंड वो नॉन कैंसरस निकला, तो आपको चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। ओके, फिर मुझे लगा कि फिर कुछ होगा ही नहीं, सो दैट वाज द थिंग कि गायब ही हो जाएगा। पर सो हमारे सोसाइटी में ये एक बहुत गलत धारणा मैं समझूंगी कि पेशेंट्स अगर किसी अपने फ्रेंड्स के साथ या डिस्कस करते हैं तो उनको भी ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स के बारे में अवेयरनेस कम ही होता है, एंड एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ द विमेन आर एक्चुअली मिसगाइडेड। और बहुत बार पेशेंट्स फिर अपनी जो सिम्टम्स होते हैं उनको बहुत इग्नोर करती है, लाइटली लेती है और दिखाती नहीं है। शिल्पी, जब आपको आपके डॉक्टर ने बताया कि बायोप्सी करनी है, उस वक्त आपको क्या लगा? सो बायोप्सी जो है, अगेन मैंने किसी से बात किया था जिनका खुद का बायोप्सी बहुत सालों पहले हुआ था, बहुत सालों पहले, और उन्होंने मुझे बताया कि उनको कैसे महसूस हुआ था। तो मैं अपने बायोप्सी से 3 बार भाग चुकी थी उठ के, ऑलराइट, एंड इट्स वेरी एम्बैरेसिंग टुडे, क्योंकि मेरे दिमाग में डर 200% था और एक्चुअल जो बायोप्सी का प्रोसेस था वो 10% भी नहीं था उसका। सो इट वाज नॉट पेनफुल एट ऑल। मुझे पता भी नहीं चला कि बायोप्सी शुरू कब हुआ और ख़त्म कब हुआ, बस वो डर के मारे वो था कि मैं करवाऊँ ना करवाऊँ, और फिर 3 बार वैसे एम्बैरेसिंगली मैं भाग गई थी। सो बायोप्सी शब्द सुनते ही लोगों को एक तो लगता है कि बहुत पेनफुल प्रोसीजर होगी, और बायोप्सी करने से ये कैंसर ही निकल आएगा, या अगर कैंसर होगा तो फैल जाएगा। ऐसे बहुत सारे मिथ्स लोगों के मन में होते हैं। आई एम श्योर आपके मन में भी वो रहे थे। बट अभी नाउ अगर आप पीछे जाके देखोगे
तो ये सारे आई थिंक जो सोच थी वो काफी गलत थी, राइट? ज़्यादा गलत था। एंड आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि हम कैंसर को आई थिंक 20-30 साल पहले के नज़रिए से देखते हैं कि तब क्या होता था, है ना? और अब जो है कैंसर इतना ज़्यादा वो हो गया है, ट्रीटमेंट का आई थिंक स्कोप बढ़ गया है, या मेडिकल टेक्निक्स बढ़ गए हैं, ताकि पेशेंट्स को कम से कम तकलीफ या दिक्कत हो। एंड आई थिंक दैट नो वन अंडरस्टैंड्स। अभी भी उनका दिमाग वही पे है, मेरा भी था। सो शिल्पी, जब बायोप्सी हो गई, डायग्नोसिस हो गया और आप आ गए, मेरे पास आ गए थे, एक बार डायग्नोसिस होने के बाद आपके फैमिली के लोगों का क्या रिएक्शन था? आपको तो मैंने देखा हुआ है, तो मुझे मालूम है कि आप काफ़ी नर्वस थे, यू वर क्वाइट एंग्शियस, और आगे क्या होगा ये सारी चीज़ें तो आपके मन में थे ही। आपके फैमिली के लोगों को कैसा लगा उस समय? सो आई थिंक जब किसी को कैंसर होता है तो वो खुद कैंसर से नहीं गुजरता, पूरा फैमिली ही कैंसर के साथ गुजरता है। सो एक जने को डायग्नोज होता है तो इफ़ेक्ट सबको ही करता है। दैट इज़ वाई आई थिंक कैंसर इतना ज़्यादा स्कैरी है, क्योंकि सिर्फ इंसान को नहीं पर बल्कि सबको ही, मतलब आसपास सब लोगों को उसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं। सो माई फैमिली वॉज़ वेरी सपोर्टिव। मेरे लिए सब चीज़ किया गया था और मुझे धक्का दे दे के चेकअप्स के लिए भेजा गया था। जो भी टेस्ट थे उसके लिए लेके जाया गया था, क्योंकि मैं तो कह रही थी कि मुझे नहीं करवाना। वो एक दिमाग में नहीं होता है कि अब क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, तो टेस्ट करवाएंगे, तो फिर ऐसे मन में बहुत सारे डर होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और आगे बढ़ने का मन नहीं करता। ओके, आपका मन आपको रोकेगा कि नहीं, इससे आगे बढ़ते हैं। पर फैमिली जो है उस वक्त स्टेप इन करके वो कंट्रोल लेते हैं कि नहीं, अब जाके प्यार से, पर वो करते हैं कि करवाना पड़ेगा, हाथ पकड़ के ले जाते हैं कि हम साथ में हैं, हम साथ मिलजुल के करेंगे। सो मेरे हस्बैंड भी क्रॉनिक इलनेस के उसमें हैं, तो उन्होंने अपने ट्रीटमेंट से टाइम निकाल के फिर मेरा ट्रीटमेंट करवाया। सो आई थिंक फैमिली का सपोर्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनको बहुत अंडरस्टैंडिंग होना पड़ता है उस वक्त। एक्चुअली शिल्पी, आपने बहुत ही ये अहम मैसेज दिया हुआ है कि कैंसर का जो डायग्नोसिस होता है, जिस व्यक्ति को कैंसर हुआ है उसको स्ट्रांग होना, साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसका धैर्य बढ़ाने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए उसके फैमिली, क्लोज फैमिली मेंबर्स, उसके फ्रेंड्स और उसके आस पड़ोस के सबको एकजुट होना होता है और उनकी मदद करनी बहुत ज़रूरी होती है। जब आप हॉस्पिटल में आए कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, तब आप कोई एक ऑन्कोलॉजिस्ट से क्या एक्सपेक्टेशंस थी और क्या वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हुई थी, या व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट डिड यू रिसीव ड्यूरिंग योर डायग्नोसिस एंड योर ट्रीटमेंट जर्नी? सो मैं पहले आपको बताऊं कि आपके पास आने से पहले जब मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी, तो वहाँ से शायद मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वो मीट नहीं हो पाया था, है ना? तो जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए था वैसे मुझे मिल नहीं पाया, और उनकी गलती नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट कैंसर स्पेशलिस्ट और सो एट दैट पॉइंट इन टाइम शायद उनका ये था कि मुझे इनकरेज करेंगे कि 90% आपको तो कुछ हुआ ही नहीं है। पर उस वक्त जो होता है शायद मुझे सुनना ज़रूरी था कि नहीं, हो सकता है आप टेस्ट करवाओ और फिर हम आपका इलाज करवाएंगे, क्योंकि उसका इलाज है ना? तो जब मैं आपके पास आई, आई केम विद ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज मुझे लगा कि डॉक्टर्स मतलब ऐसे ही बोलेंगे कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। पर आपने जब मुझे बिठा के समझाया, है ना, कि आपको फेस करना पड़ेगा कि ये है, ऐसे ट्रीटमेंट है, आप कर पाओगे, आपका एज भी ऐसा है जहाँ पे आप कर पाओगे। आपने एग्जाम्पल दिया कि आपसे कई उम्र से बड़े लोग हैं, उन्होंने सक्सेसफुली ट्रीटमेंट करवाया, फिर मुझे जाके वो एक कॉन्फिडेंस और हौसला मिला। सो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि आपने मुझे डायरेक्टली बताया, ये नहीं किया कि पैनिक हो जाएगी या क्या सोचेगी, यू आर वेरी ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट, और आपने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मुझे एक्सप्लेन किया। उसके बाद ही जाके मुझे हौसला मिला, जबकि दूसरे डॉक्टर शायद ये समझते हैं कि अगर अपफ्रंट बताएंगे तो और घबरा जाएंगे पेशेंट्स। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट
कि एक पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में, उसके इलाज के बारे में बहुत डिटेल में समझाना is a very important step to build the doctor-patient relationship. And in जो कैंसर की बीमारी में तो ये एक डॉक्टर के ऊपर फेथ या हेल्थ केयर के ऊपर फेथ होना, ये आई थिंक इट्स अ वेरी बेसिक फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट. I hope you agree with me. No, ma'am, I want to say something here. You know, I keep on telling you, but I want to tell everyone that if it wasn't for you, I wouldn't have got my treatment done. It's because, you know, a person like me or most patients have to have that 100% faith in their doctor. Absolutely. Where they can just close their eyes and say that I know my doctor is going to take care of me. Correct. और उसी टाइम पे मतलब जब आपको उतना ज़्यादा भरोसा होता है, फिर ही आप कहते हो कि जो डॉक्टर रेकमेंड करेंगे, जो आपको बोलेंगे, उससे मेरा ट्रीटमेंट होगा और मैं अच्छी हो जाऊंगी इसके बाद. सो पेशेंट की जो पूरी साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है डायग्नोसिस के बाद, स्पेशली विमेन, मैं एक औरत होने के नाते ये, और प्लस मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस से भी मैं ये काफ़ी हद तक अभी थोड़ा समझने लगी हूँ. एंड आई टेक इट एज माई डे टू डे गोल, आई वुड से, कि कोई भी पेशेंट को जो ट्रीटमेंट के दौरान जो भी डिस्ट्रेस है उसको मैं समझा के उनको काउंसिल करके कम करने की कोशिश करूँ. दैट इज़ माई डे टू डे प्रैक्टिस. सो जब आपको हमने ट्रीटमेंट के बारे में समझाया, तो जो आपने पहले ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में समझा था या जाना था या किसी से सुना होगा, और आपका एक्सपीरियंस इसमें क्या कैसे रहा? मतलब वाज इट डिफरेंट और वाज इट द सेम एज व्हाट यू हैड हर्ड? इट वाज वेरी वेरी डिफरेंट. ज़मीन आसमान का फ़र्क था. तो जब आप कैंसर शब्द सुनते हैं तो कम से कम मेरे लिए, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊंगी, और मुझे लगता है ज़्यादातर जिनसे भी मैंने बात किया है सबका यही अंडरस्टैंडिंग था. फिर मैं जाके क्लैरिफाई करती हूँ कि ऐसा नहीं है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है कि लोगों को लगता है कि कैंसर कैंसर है और ब्रेस्ट कैंसर अलग नहीं होता, पैनक्रियाटिक नहीं अलग होता, मतलब सब कैंसर मतलब एक ही अम्ब्रेला, एक ही जैसा होता है. पहले तो वो बहुत ही गलत है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ही इतने तरीके के ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं. फिर उसके बाद आया कीमोथेरेपी. पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जब कीमोथेरेपी डायग्नोज हुआ था, कि डायग्नोज नहीं मतलब बताया गया था, तो उस टाइम पे मैंने मैम को और सबको मना कर दिया था कि मुझे कीमो करवाना नहीं है. उसके बाद मुझे समझाया गया था कि मेरा ग्रेड 3 ट्यूमर है जो अग्रेसिवली बढ़ता है, तो कीमोथेरेपी ज़रूरी है. उस टाइम पे मैंने क्या किया था कि मैंने जाके ना बहुत सारा रिसर्च किया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट ले लो आप, अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट, तो आप कीमो ही क्यों करवा रहे हो, आपको कीमो से ये होगा वो होगा. फिर दिमाग में सारी बातें मतलब उन्होंने भर दिया था. तो फिर मैं ऐसी हूँ, एंड आई थिंक यू नो आई वाज लकी कि मैंने अपने तरफ से सारे रिसर्च किया. फिर मैंने स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल देखा, मैंने और भी कई, यू नो देयर दीज ऑस्ट्रेलियन इन्फ्लुएंसर्स थे, तो उनके सारे मैंने केस स्टडीज़ पढ़े कि उन्होंने ऑल्टरनेट थेरेपी लिया था, फिर उसके बाद क्या हुआ था. सो अनफॉर्चुनेटली अग्रेसिवली वापस आ गया था. फिर मुझे समझ में आया दैट कैंसर के सेल्स इतने ज़्यादा छोटे और माइन्यूट होते हैं कि बिना कीमो का वो पूरी तरीके से गए कि नहीं, वो डिटर्मिन ही नहीं हो सकता. एंड कीमो इज़ द बेस्ट वे रीअकरेंस प्रिवेंट करने के लिए. सो कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं, स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, सारे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स के लिए कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इन पेशेंट्स एज यंग एज यू, या जिनके कैंसर्स थोड़े एग्रेसिव होते हैं, या जो जिस स्टेज में वो आते हैं जहाँ पे बीमारी रिकर करने का या पलट के वापस आने का रिस्क ज़्यादा होता है, ऐसे पेशेंट्स को कीमोथेरेपी डेफिनेटली एडवाइस की जाती है. सो शिल्पी, जो आपका सर्जरी का या कीमोथेरेपी का एक्सपीरियंस था, वाज इट वेरी पेनफुल? नो. ओके, सो अगेन अनदर मिसकंसेप्शन जो कि था कि जब कीमो अंदर जाता है शरीर के तो नसें जलती है, खून जलता है, दर्द होती है. तो मुझे याद है कि मैम ने मेरा पोर्ट लगाया था और उसी दिन मेरा कीमो हुआ. तो जब कीमो स्टार्ट हुआ, मैं बैठ के वेट कर रही थी कि कब क्या होगा. आई मीन पूरा कीमो ख़त्म हो गया
एंड कुछ भी नहीं हुआ. आई थिंक बिकॉज यू नो देयर इज सो मच प्री मेडिकेशन दैट्स अवेलेबल नाउ, जो हमें दिया जाता है साइड इफ़ेक्ट्स रिड्यूस करने के लिए, कोई तकलीफ रिड्यूस करने के लिए. नसें तो बिल्कुल भी नहीं चलता है. ओके एंड और एक मिसकंसेप्शन था कि कीमोथेरेपी है और हर कैंसर के लिए जहाँ कहीं भी कीमो ज़रूरत होता है तो वो एक ही कीमो दिया जाता है सबका, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत फहमी था. क्योंकि जब मेरा शुरू हुआ फिर मैंने समझा कि मेरे कैंसर स्पेसिफिक कीमो दिया जाएगा मुझे. सो दीज आर द टू मिसकंसेप्शंस. सो जैसे शिल्पी ने आपको कहा कि हर कैंसर के मरीज का पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट किया जाता है. नो टू कैंसर पेशेंट्स विल हैव एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ कीमोथेरेपी और सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. आपकी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हुई है. सो what was when you were told that आपको ब्रेस्ट बचाया भी जा सकता है, what was your thought at that moment? Okay, again I am laughing because there were so many misconceptions. और आज मुझे लग रहा है कि मैं खामोखा उतनी ज़्यादा पैनिक कर रही थी या डर रही थी. मुझे बताया गया था वो कुछ नहीं होता, मतलब ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, ब्रेस्ट रिमूव कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा. एंड आई थिंक जब लोग कहते हैं ना तो उनको ये समझ नहीं आता कि साइकोलॉजिकल कितना इफेक्ट होता है एक पेशेंट के ऊपर. क्योंकि एक औरत जो है उनका पूरा फिजिकल एस्पेक्ट में इतना फोकस रहता है बचपन से, द वे आई लुक, द वे माई हेयर इज़, द वे आई ड्रेस, द वे माई बॉडी इज़. तो ये बहुत मायने रखता है. जब कोई इतना ही कैजुअली कहता है ना ब्रेस्ट रिमूव कर देंगे तो क्या हुआ, and my heart goes out to people who actually have to get it done because of the disease. But जब आपने मुझे बोला कि नहीं, we'll just take out the lump and ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ, I was like आधा तो मेरा टेंशन वही दूर हो गया कि अच्छा ये भी पॉसिबल है, ये तो मुझे पता ही नहीं था. So शिल्पी ने जैसे हमें कहा कि एक मिसकंसेप्ट है कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो मैस्टेक्टमी यानी ब्रेस्ट खोना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं है. अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट्स आते हैं तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी भी काफ़ी सेफली की जा सकती है. एंड आपके सामने उदाहरण है कि उनका आधा स्ट्रेस उससे ही खत्म हो गया कि जब उन्हें बताया गया कि हाँ ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि एक महिला के जीवन में दोनों ब्रेस्ट का होना एक साइकोलॉजिकली कितना ज़रूरी है, दैट आई एम श्योर शिल्पी एंड ऑल आर विमेन कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड. सो शिल्पी, जब आपका ट्रीटमेंट हुआ आपने बताया कि जितना आपको डर लग रहा था उतना कुछ भी नहीं हुआ एंड ग्रेजुअली आपका ट्रीटमेंट ख़त्म भी हुआ. बट कोई ऐसा मोमेंट आया था कि जिस समय आपको लगा कि नहीं अब मुझे ये ट्रीटमेंट ऐसे ही छोड़ देना है, मुझे आगे नहीं करना, ऐसा कुछ हुआ था? एक्चुअली ऐसे कभी नहीं हुआ कि छोड़ देना है, क्योंकि मैं डेज गिन रही थी कि कब ख़त्म होगा. सो मैं वो कर रही थी कि इतने कीमो से इतने हो गए, इतने बाकी है, ऐसे कर करके मैं उल्टा गिनती कर रही थी ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए. पर येस, देयर वाज अ टाइम, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो 15 साल का है, तो वो ऑब्वियसली बच्चे जैसे होते वो बीमार पड़ते हैं बीच में. वो बीमार पड़ा था, मैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ थी और यूजुअली अगर मुझे कैंसर नहीं होता मैं ही उसका देखभाल करती, उसको एज अ मदर एक वो होता है, फीलिंग होता है कि मुझे होना चाहिए. और उस टाइम पे मुझे एक रूम में बंद होना पड़ा और उसको एक रूम में बंद होना पड़ा और मैं उसके पास जा ही नहीं सकती थी बिकॉज मैं रिस्क नहीं ले सकती थी एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो उस टाइम पे मुझे लगा कि ये कैसी बीमारी है जो आपको अपने बच्चे से दूर कर देता है. एंड जब आपके बच्चे को आपको मतलब ज़रूरत होता है आप उसके पास नहीं जा सकते. बट आई एम श्योर आपको ये समझा होगा कि ऐसा क्यों बोला गया था, क्योंकि आपकी लाइफ भी ज़रूरी है और क्रॉस इन्फेक्शन ना हो इसके लिए बोला था. एंड मुझे याद है कि उस दौरान आपके हस्बैंड ने आपकी बहुत हेल्प करी थी एंड ही टुक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ यू एंड योर सन. मुझे वो सारा फेज याद है. सो यहाँ पे हमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि जब भी कोई किसी का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है उस दौरान अगर वो व्यक्ति अपने डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं
तो उनके पार्टनर्स को, उनके फैमिली मेंबर्स को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक दैट इज़ हाउ द कैंसर जर्नी कैन बी वेरी कंफर्टेबल. सो शिल्पी, आज आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ है एंड यू आर लीडिंग अ वेरी फुलफिलिंग लाइफ टुडे. सो मैं ये पूछना चाहूँगी कि ट्रीटमेंट ख़त्म होने के कितने दिनों के बाद यू कुड रिज्यूम योर नॉर्मल वर्क एंड लाइफ? सो ट्रीटमेंट मेरा ख़त्म हुआ था, एक्टिव ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ था 28 दिसंबर 2024. उसके बाद आई थिंक 1 मंथ तक मैंने थोड़ा सा इजी लिया कि बॉडी थोड़ा सा रिकवर हो. फिर उसके बाद मुझे लगा अब तो ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, अब नाउ लेट्स डाइव इनटू इट. फिर फेब में मेरा बुक लॉन्च हुआ, तो मैं उसमें लग गई थी. एंड फ्रॉम मार्च आई स्टार्टेड वर्किंग. और मेरा काम ऐसा है कि आपको मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी चाहिए होता है, क्योंकि 8 घंटे तक आपको पब्लिक स्पीकिंग या इंगेजमेंट कराना होता है लोगों को. सो इट टेक्स अ लॉट, है ना. पर आई थिंक आफ्टर 2 months आई वॉज लाइक रेडी कि मैं जाऊँ, काम करूँ. अब सब कुछ होता है. थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स अभी भी है, ऑल राइट, बट दे आर सो माइनर कि और होगा. आई अंडरस्टैंड कि एक साल तक तो सब कुछ खत्म होने में लग जाएगा, बिकॉज बॉडी को टाइम लगेगा रिकवर करने के लिए पूरी तरीके से. पर ऐसा भी नहीं है कि मैनेजेबल नहीं है. सो एवरीथिंग आई थिंक इज मैनेजेबल. बस वो मेंटल स्ट्रेंथ होना चाहिए कि मुझे इस चीज़ से निकलना है. तो एक बार वो मेंटल स्ट्रेंथ आ जाता है, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. I think this is very very important which Shilpi has shared with you. बहुत बार पेशेंट्स पूरा ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी it takes a very long time for them to get rehabilitated या वापस अपनी पुरानी जिंदगी दोबारा शुरू करने में उनको बहुत लंबा समय लगता है. आई अंडरस्टैंड कि ट्रीटमेंट के दौरान जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से फटीग होना या फिजिकल स्ट्रेंथ कम होना ये ज़रूर होता है. बट यू कैन ओवरकम दैट विद गुड डाइट, डेली एक्सरसाइज एंड I think resuming your day-to-day activity sooner is very critical. So Shilpi, before we end, I would want you to give one message to all the women out there, especially related to breast cancer. So ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सुन के इतना ज़्यादा डर लगता है, और डरना जायज़ है. आप डरोगे, कोई उसमें डिस्प्यूट ही नहीं है. जिसको भी डायग्नोज होता है उसको ही पता है कि उसके ऊपर क्या बीत रहा है. आपको लोग बोलेंगे कि आपको स्ट्रांग होना है, आपको हैप्पी होना है, आपको सब कुछ टैकल करना है, जो कि बिल्कुल सही है. आपको मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए ही है, और आपको पॉजिटिविटी भी चाहिए है इससे गुजरने के लिए. लेकिन आप अगर रोना चाहते हो, अगर आप सैड फील करना चाहते हो, अगर कोई भी फीलिंग आपके लिए आता है, वो सब जायज़ है. तो आप सब फील करो, आप एक्सप्रेस करो उसको, क्योंकि अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आप बॉटल अप करके आप बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ इनजस्टिस करोगे. तो जो भी फीलिंग आता है, जब भी आता है, आप जब उसको अपने सिस्टम से निकालोगे तब भी वो पॉजिटिविटी आएगा. उसके अलावा अगर आप फोर्सफुली करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होता. सो टू ऑल द women who have unfortunately been diagnosed, I would like to say that you are allowed to feel however you want to feel, and then bounce back with positivity and mental strength. Right. So before we end, even I would like to say one more thing कि हम सब औरतों को ब्रेस्ट कैंसर पोटेंशियली हो सकता है. So being a woman in itself is the biggest risk factor for development of breast cancer. But हम सबको ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है. किस हॉस्पिटल में जाना है, कहाँ किस स्पेशलिस्ट को अप्रोच करना, ये जानकारी होना ज़रूरी है. उसका इलाज कैसे किया जाता है ये समझना ज़रूरी है. एंड मोस्ट क्रिटिकल थिंग इज़ टू हैव फेथ इन द ट्रीटमेंट. इन एडिशन टू दैट, ओपन कम्युनिकेशन विथ योर हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट्स, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ. ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारी चीज़ों के साथ ही आप ये जो जर्नी है, आपका कैंसर का जो जंग है, उसको अच्छी तरह से लड़ सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हो. सो शिल्पी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग
your experience. I'm sure all these experiences are so inspiring कि हम सब के लिए ये एक motivation हो चुका है, and I would strongly recommend every one of you to please read this book. इससे मुझे भी बहुत inspiration मिली है in my daily life. Thank you so much. Thank you, ma'am.